वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। यूपीएसआई भर्ती 2025 के संदर्भ में मूल विधि के सेक्शन से यह हमारा दूसरा लेक्चर है। हमारा टॉपिक है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान पर आधारित जो इंपॉर्टेंट PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQ हो सकते हैं, उनको हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके संदर्भ में यह हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले इस पे एक वीडियो आ चुका है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल पे जाके जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके दूसरे भाग की बात करेंगे। तो इस पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न संबंधित है एससी एसटी एक्ट, जो अत्याचार निवारण है, एट्रोसिटी एक्ट 1989 का है, उसमें जो संशोधन हुआ था 2015 में, उस पर यह आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो पहले जो है प्रश्न को पढ़िए कि आखिर यह प्रश्न है क्या। तो प्रश्न यह है कि निम्न में से किसे वर्ष 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति मतलब कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति मतलब कि शेड्यूल ट्राइब, अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ा गया। तो जो मूल यह अधिनियम है वह 1989 का है। ठीक है, लेकिन 2015 में एक संशोधन होता है और वो जो संशोधन होता है उस संशोधन के तहत क्या बातें जोड़ी गई ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुराने समय में एक प्रचलन हुआ करता था देवदासी की। ठीक है, तो कुछ विशेष महिलाओं को मंदिर के कार्यभार को संभालने के लिए जो है नियुक्त किया जाता था, जिनको हम देवदासी कहा करते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो देवदासी प्रथा है वह इलीगल है। ठीक, तो किसी मंदिर के लिए देवदासी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा। ठीक है, ये चीज। दूसरा स्टेटमेंट है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध करना। ठीक है, ये जो दोनों बातें हैं, दोनों बातें जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 में जो संशोधन 2015 में किया गया, ये दोनों की दोनों बातें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, एक और दो दोनों जो है पॉइंट इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, जो संशोधन हुआ था 2015 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि ये भी SC/ST एक्ट 1989 का जो है उसी से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो लोक सेवक है, कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि अगर वह SC/ST का सदस्य नहीं है, वह SC/ST नहीं है, तो वह जो पब्लिक सर्वेंट होगा वह दंड का भागी होगा। और यह किस एक्ट के तहत है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में यह बात कही गई है कि अगर वह अपेक्षित कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह जो पब्लिक सर्वेंट होगा वह दंड का भागी होगा। बस एक कंडीशन ये रखना है कि वह SC/ST का सदस्य ना हो। ठीक है, या SC/ST ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर है दूसरे प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने जो तीसरा प्रश्न है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2012 में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी जिसको आप लोग जानते होंगे, निर्भया कांड। ठीक है, तो निर्भया कांड के बाद जो महिलाओं पे जो
अपराध होते हैं या उनके जो उन पे जो अत्याचार किए जाते हैं, उससे बहुत सारे जो है कानूनी प्रावधान जो है लाए गए हैं। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये एक बात कही गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी? तो ये होगा यौन अपराध। क्या होगा? यौन अपराध। ठीक है, तो सेक्सुअल क्राइम जो है शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि बलात्कार शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है महिला और पुरुष, ठीक है, वो दोनों आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें जो है वीमेन हो, ठीक है, और मैन हो, ठीक, इसमें सब आ जाएंगे। इस वजह से जो है यौन अपराध शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो महिला और पुरुष दोनों दोनों जो है इससे जो है प्रभावित होते हैं। दोनों का जो है यौन शोषण हो सकता है, होता है। तो इस वजह से बलात्कार शब्द हटा के जो है यौन अपराध शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? देखिए इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट ये है, ये जो नहीं है जो लिखा गया है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो जो भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सी ये जो बात यहाँ पे जो लिखी गई है वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है पुरुष प्रधान समाज। तो भारतीय समाज जो है अमूमन तौर पे पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो यह महिलाओं की दशा के लिए क्या है? ये जो है दोषी है। ठीक, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दहेज प्रथा भी जो है वह महिलाओं की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार है। बाल विवाह भी जो है महिलाओं की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो ये तो तीनों तो नहीं होंगे। अब बचा विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जो विधवा पुनर्विवाह है वह एक अच्छा एक्ट था, अधिनियम था। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो क्या होगा सही उत्तर? विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो विडो रीमैरिज एक्ट जो है वह, ये भी याद रखिए, 1856 का है। कब का है? 1856 का है। और इसमें जो नाम आता है ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम आता है। किसका नाम आता है? ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। उनके प्रयासों से 1856 में यह अधिनियम पारित होता है। ठीक है, तो 1856 का एक्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? ठीक है, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वह है 2005 का। ठीक है, 2005 का, लेकिन लागू होता है 2006 में। तो 2006 में कब लागू होता है? तो यह लागू होता है 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, और यह एक्ट कब का है? यह जो एक्ट है 2005 का। ठीक है, एक्ट है 2005 का, लागू होता है 26 अक्टूबर 2006 को। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो एक्ट है, ठीक है, यह पूरे देश में नहीं लागू होता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, तो लेकिन 19 अगर हम लोग 2019 की बात करें, मतलब कि 31 अक्टूबर 2019, जब जे.एन.के जो है यूनियन टेरिटरी में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में हम लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 31 अक्टूबर 2019 से जो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है वह पूरे देश में लागू है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन जब शुरू में यह एक्ट लागू होता है 26 अक्टूबर 2006 में, तो पूरे देश पूरे देश की अगर हम बात करें तो केवल और केवल जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है लागू नहीं होता है। ठीक, उसके अलावा पूरे देश में लागू होता है। ठीक, लेकिन आज की डेट में, ठीक है, या ये कहें 31 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में यह कानून लागू है। अगला प्रश्न, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय अपराध है, यह कहां वर्णित है? यह है इंडियन पिनल कोड में, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता में आपको 354 में यह बात मिलेगी। कहां मिलेगी? 354। तो या
धारा बोलिए, ठीक है, धारा 354 में यह बात कही गई है, ठीक है। तो आईपीसी की धारा 354 क्या कहता है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो हमला है वो दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है, ठीक है। तो यह कमीशन वर्मा कमीशन है। तो जस्टिस JS वर्मा के अंडर में यह जो है कमीशन को जो है वो बनाया गया, और यह कमीशन का गठन तब किया जाता है जब निर्भया कांड होता है 2012 में, ठीक है। और यह अपनी रिपोर्ट 1 साल के बाद 2013 में प्रस्तुत करते हैं। तो JS वर्मा के तत्वाधान में यह कमीशन या कमेटी जो है गठित की जाती है। ध्यान रखिएगा, यह निर्भया कांड के बाद जो है इस कमेटी को गठित किया जाता है। और इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में जो मूल बात कही थी वह यह कही थी कि जो भी रेप पीड़िता है, ठीक है, उसको। 8वां प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको जो है गलत स्टेटमेंट को शॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे P और Q दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। P क्या कह रहा है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है। देखिए, प्रश्नों में आपको जो की वर्ड्स हैं उनको पकड़ना होता है। यहाँ पे आपको फंसा क्या रहा है, फंसा ये रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ना होगा कि क्या ये राज्य विशिष्ट है, मतलब कि राज्य जो है इस पे कानून बनाता है कि केंद्र कानून बनाता है, मतलब कि संसद कानून बनाती है, ठीक है। अब पी स्टेटमेंट हो गया। क्यों, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में पंजाब अनुसूचित जाति SC की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट मतलब कि जो अनुसूचित जाति है उसकी पॉपुलेशन पंजाब में सबसे ज्यादा है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? देखिए यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें जो पहला है, पहले में गलती ये है, क्या यह राज्य विशिष्ट नहीं है, ठीक, या केंद्र में संसद इस पे कानून बनाती है, ठीक है। तो भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है, क्या केंद्र, ठीक है। संविधान में जो है संसद की बात की गई है इसके संदर्भ में। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। यह दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे पूछा गया है गलत कौन है, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा केवल पी। आपको गलत बताना था ना कि सही, ठीक। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ये जो कीवर्ड्स हैं उनको जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, ठीक है, कि क्या वह गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, क्या वो आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जब ध्यान रखेंगे तब जाके जो है प्रश्नों का उत्तर आप सही तरीके से दे पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल पी। अगला प्रश्न, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, ठीक है। तो इसके लिए जो 1961 में एक्ट आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके तहत दहेज लेना भी और दहेज देना भी दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। अब बात आती है कि ये जो एक्ट है, ठीक है, ये जो एक्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसकी धारा कौन सी है, तो इसकी धारा है 3, ठीक है। तो 3 के तहत यह बात की गई है। तो सेक्शन 3 ये बात कहता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसके लिए जो सजा का प्रावधान रखा गया है वह 5 वर्ष रखा गया है। कितना? 5 वर्ष। इसके साथ में 15,000 रुपए का फाइन है, ठीक है। 15,000 रुपए का आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। अब बात आती है कि क्या यह 15,000 भी है कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, अगर दहेज की राशि जो है वो 15,000 से ज्यादा है तो वह जो राशि होगी वह दंड के रूप में आपको भरना होगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, इस अधिनियम के तहत जो गिफ्ट है, ठीक है, जो उपहार मिलते हैं उन उपहारों को भी दहेज की श्रेणी में रखा जा सकता है या उनको दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। उसके लिए क्या बात रखी गई है इस अधिनियम के तहत? तो जी हाँ, जो आप गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं या लेते हैं, उसमें अगर
अगर वो सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, तो वह दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वह लिस्टेड या सूचीबद्ध नहीं है, गिफ्ट या उपहार, तो वह दहेज की श्रेणी में आएगा। और दूसरी बात, अगर वो गिफ्ट या उपहार उसका अमाउंट, वह जो उसका जो मूल्य है 15,000 से ज्यादा है, 15,000 रुपए से ज्यादा है, तो वह वाली राशि जो है दंड के रूप में देना होगा। तो 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए का जो आर्थिक दंड है वह तो मिनिमम है। इतना तो जो जो दहेज ले रहा है और जो दहेज दे रहा है उसको इसका भागीदारी बनना पड़ेगा। ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है। तो पहला जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये कब का है? ये है 1993 का। ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम कब का है? ये 2005 का है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम अभी हमने देखा, यह कब का है? 1961 का है। बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये है 2009 का। ठीक है। तो ये अधिनियम जो है 2009 में आता है, लेकिन यह लागू होता है 1 अप्रैल 2010। तो अब जो है हमारे पास समय आ गया कि ये जो है ये कब कब ये कानून, ये अधिनियम आए हैं। अब हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो पहले हो गया सी। उसके बाद आएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तो सी के बाद ए लिखिए। उसके बाद आएगा सूचना अधिकार अधिनियम, ठीक, ऑप्शन बी। और लास्ट में आएगा डी, तो CABD कहाँ है? यस, ऑप्शन नंबर सी, यहां पे सही उत्तर है CABD, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार किस अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है? ठीक है। तो ये रेशियो है 65:35। ठीक है। तो 65, 65 और 35 के रेशियो में केंद्र और राज्य जो है खर्चे का वहन करेंगे। तो जैसे मान लिया कि अगर 100 रुपए का खर्चा है तो उसमें 65 रुपए का भार केंद्र को जाएगा और 35 रुपए का भार जो है राज्य सरकार संभालेगी। तो ये चीज याद रखिएगा, ये रेशियो। ठीक है। 65:35। 12 नंबर का प्रश्न, भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना या जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है? इसमें से ऐसे किशोर भी शामिल हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं तथा वे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। ठीक है। तो इनके लिए बनाया गया है जो स्पेशल एक योजनाएं थी, एक स्कीम थी, किशोर न्याय बाल संरक्षण एवं देखरेख योजना। ठीक है। तो इसकी जो है बात की जाती है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किशोर न्याय अधिनियम, जो अभी जो पिछला जो प्रश्न था, ठीक है, इस अधिनियम के तहत वो जो है बात कही गई थी। ठीक है। तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार जिन बच्चों पर अपराध करने का आरोप है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो देखिए, उन्हें हम विधि संघर्षित किशोर कहेंगे। ठीक है। मतलब का कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर कहा जाएगा। ठीक है। ना तो आप उनको अपचारित किशोर बोलेंगे, ना तो संरक्षण की आवश्यकता वाला किशोर बोलेंगे, ना तो बाल अपराधी बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? विधि संघर्षित किशोर बोलिए या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर। ठीक है। यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 14 नंबर देखते हैं। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ठीक है। तो यह एक्ट, जैसे हमने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन था उसमें जो राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी, तो यह एक्ट कब का है? यह एक्ट है 2009 का। ध्यान रखिएगा, यह जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है 2009 का है। लागू कब होता है? यह लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू है। अच्छा, अगर हम लोग राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में थोड़ा सा और ध्यान दें, तो
इसमें आपको जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो एक संविधान संशोधन है 86, उसको याद रखना होगा, ठीक है। तब बात आती है कि जो 86वां 86 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, वह क्या कहता है। तो जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह यह कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनका प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, उनका शिक्षा जो है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21 में एक सब सेक्शन ए जोड़ता है, ठीक है। क्या जोड़ता है? सब सेक्शन ए, ठीक है। और यह जो बात होती है ये 2002, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 का है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21 में एक सब सेक्शन ए जोड़ता है, और यह है अधिनियम 2000, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 का। और इसके तहत बात कही गई है कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा क्या हो? अनिवार्य हो, ठीक है। तो अगर राज्य मतलब कि स्टेट इसको करने में अक्षम होता है, नहीं कर पाता है, तो वह लीगली जो है इसके लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। उसको जो है जवाब देना होगा कि आखिर क्यों। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है वह 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत उनको मौलिक अधिकार में रखा जाता है, फंडामेंटल राइट में रखा जाता है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 21A स्पेशली जोड़ा जाता है। तो बच्चों के पढ़ने का जो अधिकार है, बच्चों की शिक्षा का जो अधिकार है, वह आज की डेट में मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना है। यह निकाय कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है एक अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करता है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 65 जो 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन है, उसके बारे में। इसके तहत आर्टिकल 338, ठीक है, और आर्टिकल 338 ए, ठीक है, ये दोनों को याद रखिए। 338 शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, और 338 ए जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है, ठीक है। इनके लिए एक नेशनल कमीशन होगा, राष्ट्रीय आयोग होगा, ठीक। तो और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यह है 1990 का। कब का है? 1990 का। तो 1990 में जो 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, संवैधानिक संशोधन आता है, उसके तहत आर्टिकल 338 के तहत शेड्यूल कास्ट और आर्टिकल 338 ए के तहत शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन की बात की गई, ठीक है। और ये जो है संवैधानिक संस्था होगी। क्या होगी? संवैधानिक संस्था होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अब 1990 से लेके 2003 तक, ठीक है, 2003 तक एससी और एसटी दोनों के लिए एक ही कमीशन होता है, एससी एसटी नेशनल कमीशन। लेकिन 2003 में 89, ठीक है, 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है। और इसके तहत शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अलग और शेड्यूल ट्राइब के लिए राष्ट्रीय आयोग अलग। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये दोनों 2003 के बाद अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है ये एक ही थे, एससी एसटी नेशनल कमीशन के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2003 में जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो दोनों अलग हो जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4, ठीक, धारा 4 के अंतर्गत अधिकतम कितनी अवधि दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो वह सजा पात्र होगा 12 महीने या ये कहें 1 वर्ष का। लेकिन जब यहाँ पे अधिकतम की बात की गई है तो न्यूनतम की भी सजा क्या हो सकती है? तो देखिए,
मिनिमम होगा 6 मंथ और मैक्सिमम क्या है 12 मंथ। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम जो है 12 महीने जो है वो सजा का पात्र होगा। और यह बात कहां पे कही जा रही है, जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 उसकी धारा 4 के तहत। तो जो सेक्शन 4 है उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता दी और उन्हें वन भूमि पर अधिकार दिलाया? ठीक है, ये जो है 2006 में एक्ट आता है। तो फॉरेस्ट ड्वेलर एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है, तो जो जंगलों में रहने वाले जो वनवासी हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए जंगल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हनी हो गया, ठीक है, लाख हो गया, इसके साथ में जो भूमि का अधिकार है, जंगल की भूमि का अधिकार है, वो स्पेशली जो है इस अधिनियम के तहत उनको दिया गया। किनको दिया गया? जो जंगलवासी हैं, जो वनवासी हैं, जो जंगल में रहते हैं, या जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। ठीक है, तो यह एक्ट याद रखिएगा 2006 का है। ठीक, इसमें वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत क्या अनुसूचित जनजाति या वनवासी के वन अधिकारों को मान्यता दी और उन्हें वन भूमि पर अधिकार दिलाया। ठीक है, जो फॉरेस्ट लैंड है उन पे भी इनका अधिकार होता है। इनके अलावा फॉरेस्ट लैंड पे जो है आम नागरिक का अधिकार नहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में वर्ष 2015 के एक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? ठीक है, तो देखिए ये जो है एक्ट जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये 1989 का है, लेकिन 2015 में जो है इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उसके तहत कुछ बातें जोड़ी जाती है। ठीक है, तो उन्हीं में से यहाँ पे 4 बातें लिखी गई हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सी बातों को जो है उस समय ऐड किया गया। तो पहला स्टेटमेंट है आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना या उसकी धमकी देना। जी हाँ, इस पॉइंट को जोड़ा गया था। मैला उठाने अथवा पशु या मानव से उठाने के लिए बाध्य करना, यह भी पॉइंट जोड़ा गया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम पर सार्वजनिक तौर पर गाली देना, एब्यूज करना जो है, ये भी प्रावधान को जोड़ा गया है 2015 के संशोधन में। किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का अपमान करना अथवा उनके विरुद्ध द्वेष भाव फैलाना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये चारों के चारों पॉइंट जो है 2015 के संशोधन में रखा गया है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। इसी के साथ यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अगर उनको कंप्लीट कोर्स चाहिए, जो चारों सेक्शन है, हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे जीएस जीके या मूल विधि हो, उसका कंप्लीट स्टडी पैकेज। कंप्लीट स्टडी पैकेज से हमारा क्या मतलब है? पूरा आपको थ्योरी क्लासेस प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में थ्योरी नोट्स, इसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे इन चारों सेक्शन का, वो मोर देन 25,000 होंगे। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो हर सेक्शन में मोर देन 5,000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट पैकेज में कुछ मुख्य बातें हैं, उनको हमने शामिल किया है। अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो 60 फुल लेंथ टेस्ट रखा गया है कंप्लीट पैकेज में। 60 फुल लेंथ टेस्ट, समझ रहे हैं, 60। इसके बाद अगर हम लोग सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो चारों सेक्शन के लिए कुल मिलाकर 200 सेक्शनल टेस्ट रखे गए हैं। और ये जो सेक्शनल टेस्ट होंगे वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है, और जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिस तरीके से एग्जाम जिस तरीके से एग्जाम आपका है, ठीक, 160 क्वेश्चंस का 2 घंटे का समय दिया जाएगा, उसी तरीके से जो है 160 प्रश्नों को हर टेस्ट में शामिल किया जाएगा और आपके लिए जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे ही दिया जाएगा। तो 40 प्रश्नों का जो है 4 सेक्शन होता है। आप लोग जानते हैं यूपीएसआई के
एग्जाम में, तो उसी तरीके का हमारा भी फॉर्मेट तैयार है। ठीक, जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड होंगे आपके यूपीएसआई में जो आने वाला जो पेपर होगा, उस पेपर में मोस्ट प्रोबेबल क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इसके लिए आप हमारे प्रयागराज इंस्टीट्यूट के जो ऐप है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इन कोर्स में एनरोल कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।